देखो, आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, कक्षा 10 में, कक्षा 10 विज्ञान यूनिट नंबर 3 धातु एवं अधातु। इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, हम पढ़ा रहे थे अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ा रहे थे पिछले वाले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में धातुओं के भौतिक गुण पढ़ा रहे, अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ा रहे थे। 2 भौतिक गुण हो गए थे, तीसरा भौतिक गुण हमको पढ़ाना है ना। 2 भौतिक गुण हमने पढ़ा दिए, तीसरा भौतिक गुण हमको पढ़ना है। ठीक, तीसरा भौतिक गुण है अधातुओं का भौतिक गुण विद्युत एवं ऊष्मीय अचालकता। जैसा कि धातुओं में तुमने पढ़ रखा है कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा है? क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, वो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा, करंट उसमें से फ्लो होगा। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त आयन हो, तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो हम कहते हैं धातु विद्युत के सुचालक है। और ऊष्मा के भी सुचालक में ऊष्मा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। अधातुओं में जैसे इसका उल्टा है, देखो अधातुएं 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 विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस और सल्फर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत और ऊष्मा के। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? ग्रेफाइट। क्या है अपवाद? ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है, कार्बन ही है। जो पेंसिल की रॉड होती, छड़ होते, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जबकि ग्रेफाइट एक अधातु है और है विद्युत के सुचालक। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट बता दो फट से। ठीक, आए समझ में बात? लिख लो इसको। इसके बाद नंबर 4 भंगुरता। भंगुरता, डबल टी, भंगुरता। अधातुएं होती हैं, इनको चोट देने पर ये टूट जाती है, फैलती नहीं चादर के रूप में। ठीक, तो ठोस अधातुएं चोट देने पर टूट जाते हैं, अतः इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सल्फर हो गया आदि, ये सब धातुएं भंगुर होते हैं। इनको पीटोगे हथौड़े से तो ये चादर के रूप में परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि टूट जाएंगे। ठीक, नंबर 5 अतन्नता, डक्टिलिटी, नो डक्टिलिटी, अतन्नता। अधातुओं के तार नहीं खींचे जा सकते। जब टूट जाते हैं तो तार कैसे खींच सकते हो? इनके तार नहीं खींचे जा सकते। अधातुओं के तार नहीं खींचे जा सकते, क्योंकि तन्यता का मतलब होता है तार खींचने का गुण। धातु में पाया जाता है तन्यता गुण। धातु, किसी भी धातु के तार खींच सकते हो, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, चांदी है ना, टंगस्टन है, जा सकते हैं। अर्थात इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक, अब अगर हम अगले हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है कठोरता। ऊपर का लिखिए ना, पहला वाला। नंबर 6 कठोरता, हार्डनेस।
अधिकांश अधिकांश धातुएं अधातुएं अधिकांश ठोस धातुएं मृदु मृदु यानी मुलायम, मृदु माने वो मुलायम, अधिकांश ठोस धातुएं होती है मुलायम, मृदु होते हैं, जैसे फास्फोरस तथा सल्फर। वो फास्फोरस लिखा हुआ है, ये फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस तथा सल्फर ये मृदु धातुएं होते हैं। जबकि कुछ अधातुएं बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर होती है, जैसे कार्बन का एक और अपूर्ण रूप है, एग्जाम्पल, जैसे कार्बन का एक अपूर्ण रूप है, कार्बन का अपर रूप हीरा सर्वाधिक कठोर धातु, सर्वाधिक कठोर धातु। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर अधातु है, कठोर अधातु, ठीक है। और सल्फर और फास्फोरस मृदु धातुएं होती है, यानी कि मुलायम होती है, कठोर धातुओं में हीरा आ जाता है, और सल्फर और फास्फोरस मृदु अधातुएं होती है, ठीक। नीचे का मिटा दे। नंबर 7 और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक। हम अधातुओं के गुण पढ़ रहे हैं, अधातुओं, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अधातुओं के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो कम होते हैं, अधातुओं के गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि थोड़े से टेम्परेचर से ही वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही, निम्न ताप पर ही वाष्पित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, बोरान हो गया, बोरान भी, और सिलिकॉन, इनके सबके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, सिलिकॉन, टाई आदि लिख लो। कार्बन, बोरान और सिलिकॉन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो कम टेम्परेचर पे ही ये वाष्पित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ऊपर नीचे का मिटा देना। घनत्व 7 8, घनत्व को हम कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी। इनके घनत्व, इनके घनत्व सामान्यतः सामान्यतः कम होते हैं, कम होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जिसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, उसका नाम है हीरा, क्योंकि ये कठोर तभी इसीलिए है क्योंकि इसका घनत्व बहुत ज्यादा है। इसको अपवाद करके लिख दो, अपवाद, हीरा और आयोडीन का घनत्व अधिक, कम होता है या अधिक होता है, कुछ धातुओं से भी अधिक होता है। ये अपवाद पूरा नहीं मिटाएंगे, सिर्फ एक हेडिंग इतना हटा दें, ठीक। ध्वनि, ध्वनि, इनको पीटने पर इसमें कोई विशेष ध्वनि नहीं आती,
इन्हें पीटने पर कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। फिर नंबर 10 लिख लो, विलेयता। सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी। विलेयता का मतलब होता है घुलनशीलता। धातुएं अनेक द्रव में घुल जाती हैं। धातुएं अनेक द्रव में घुल जाती हैं। कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिसमें धातुएं घुल जाती हैं। धातुएं नहीं घुलती द्रव में, है ना। पानी में धातुएं कहाँ घुले थे? कोई भी धातु जल्दी पानी में नहीं घुलती। सोडियम को छोड़ दो, अगर सोडियम तो क्रिया ही कर लेगा ना पानी में। जैसे सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि CH2 में घुल जाती है। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आधातु घुल जाएंगे आराम से। तो कार्बन डाइसल्फाइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन, ये आई है ना, आयोडीन क्लोरीन वाटर में घुल जाती है। क्लोरीन यानी Cl2 में घुल जाती है। तो हमारे जो अधातुओं के भौतिक गुण हैं वो कंप्लीट हो गए। उम्मीद है धातुओं के भौतिक गुण समझ में आए होंगे। हर एक भौतिक गुण लगभग धातुओं के भौतिक गुण से उल्टा ही है। कुछ अपवाद को बस छोड़ दिया जाए, ठीक है। अपवाद भी लेके चलना है। हर एक गुण में अपवाद मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। घनत्व में अपवाद लिखा रखा है, और भी विद्युत चालकता वाले में भी अपवाद लिखा रखा है। तो अपवाद को भी लिख के चलना है, साथ में याद करना है ना। धातुओं के भौतिक गुण हो गए, पढ़ा दिए। धातुओं के रासायनिक गुण भी मैंने पढ़ा दिया। श्रेणी भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। आज हमें देखो क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या पढ़ना है? अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक। तो हेडिंग बनेगी अधातुओं के रासायनिक गुण। सबको पता है ना रासायनिक गुण और भौतिक गुण में अंतर। रासायनिक गुण में क्रिया कराई जाती है, रिएक्शन होती है ना। भौतिक गुण में तो ऐसे ही हमको उसके रंग रूप बनावट, है ना, कठोरता, भौतिक और चीजों के बारे में हम जानते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। धातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो सबसे पहले हम अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो, ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन यानी कि O2 से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया। तो ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड ज्यादातर अम्लीय होते हैं, और जो गैसीय ऑक्साइड होते हैं धातुओं के वो पानी में घुल भी जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे अधातु और प्लस ऑक्सीजन, ऐसे तो लिखेंगे अधातु प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड, है ना। उसके अपने संगत अधातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके संगत ऑक्साइड बनाते हैं। लिख लो यहाँ इस तरीके, समझ में आ रहा ना। अधातु में ऑक्सीजन से करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। और कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, उनके प्रकृति अम्लीय होती है अधातु ऑक्साइड। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है। कार्बन एक अधातु है ना। इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो ऑक्साइड बना कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन है,
कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से हुई तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसी तरीके से जैसे सल्फर है, सल्फर भी तो धातु है, क्या बनता है बताओ, ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, देखो धातु ऑक्साइड बनेगी नहीं बनेगी, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, इनकी प्रकृति होती है अम्लीय, अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति दिखाते हैं, अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। जैसे जैसे CO2 है ना, CO2 को जब हम पानी में घोलेंगे, CO2 को जब हम पानी में घोलेंगे ना, तो जानते हो क्या बनेगा, ये बनेगा H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बन गया, एक अम्ल बन गया कि नहीं, कार्बोनिक अम्ल, भले ही दुर्बल अम्ल है, अम्लीय हो गई। जैसे SO2 है ना, SO2, इसको जब पानी में डालोगे ना, तो ये भी एक प्रकार का अम्ल बनाते हैं, जिसका नाम है H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, बोलो, ये भी तो अम्ल है। तो ये सब अम्ल बना लेते हैं पानी में, तो इसलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। आई बात समझ में। लेकिन जो धातु ऑक्साइड होते हैं, गैसीय धातु ऑक्साइड, गैसीय धातु ऑक्साइड, ध्यान लिख लेना, गैसीय धातु ऑक्साइड, ये पानी में घुल जाते हैं, सॉरी, गैसीय अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइड जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, ये घुलन लिखा हुआ है, जल में घुलनशील, पानी में घुल जाता है। ठीक, हाँ, इसका उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, जल में घुलनशील वाला, ये लिख सकते हो, जल में घुलनशील वाला, है ना। कुछ जो होते हैं अधातु ऑक्साइड उदासीन होते हैं, कुछ अधातु ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं, ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं, मतलब ना तो वो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन प्रकृति का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी उदासीन प्रकृति का होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी अधातु का ऑक्साइड ही है, और ये भी उदासीन प्रकृति का होता है, पानी में घोलोगे तो ये अम्ल या क्षार नहीं बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी उदासीन प्रकृति का होता है। तो बहुत बहुत सारे उदासीन प्रकृति के भी होते हैं, ध्यान रखना, ये नाम मैंने लिख दिए, जल्दी से लिखो फिर हम आगे बताएं। धातुओं की ऑक्सीजन, अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया मैंने करवा दी, समझ में आया, बोलो। अधातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, मैंने यहाँ बताया। कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। अधातुएं ऑक्साइड जो होते हैं ज्यादातर अम्लीय होते हैं, मैंने यहाँ उदाहरण बताया, जल में घोलोगे तो अम्ल बन जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलोगे तो कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलोगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। और कुछ कुछ गैसीय अधातुएं जो होती हैं उनके ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल में बेहतर तरीके से घुल जाती है ना, जल में घुल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में घुल के आती नहीं आती। कुछ अधातु ऑक्साइड जो होते हैं उदासीन होते हैं, जिनके एग्जाम्पल तुम्हारे 3 मैंने सामने लिख दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, सारा जल्दी नंबर 2 हेडिंग बनेगी अधातुओं की जल से क्रिया,
अधातुओं अधातुओं की जल से क्रिया, जल से क्रिया, धातुओं की जल से क्रिया। तो अधातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करते, ठीक है। अधातुएं क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जल से क्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे, याद है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे कि नहीं। धातुएं जो थी वो जल से क्रिया करके, जो अधिक सक्रिय धातुएं थी वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे। हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों करते थे पता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है अपने अंदर से, ठीक। इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो जो हाइड्रोजन था वो इलेक्ट्रॉन लेता था और गैस के रूप में मुक्त हो जाता था, है समझ में। लेकिन यहाँ अधातुएं ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगी नहीं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को, देखो ये है धातु, पूरी प्रक्रिया समझो, और ये है जल, जल ही तो है ये। जब धातु जल से क्रिया करता है, कोई सक्रिय धातु, सक्रिय धातु है जैसे सोडियम पोटेशियम, तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से दो चीजें अलग, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। समझ में आई बात। OH नेगेटिव जो होता है तो धातु के साथ जुड़ जाता था, जैसे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ के, सोडियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको ले ले, ये जो सोडियम है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इससे जुड़ जाता था। पोटेशियम है तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता था, इसको दे देता था, और इसके ऊपर आ जाता था प्लस, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता था, याद आया। लेकिन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देखो हाइड्रोजन दे रहा है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन धातु से ले लेता था और ले करके क्या बनाता था, हाइड्रोजन का परमाणु, और दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस मिलकर हाइड्रोजन गैस बनती थी और फुर्र हो जाती थी। यही होता था कि नहीं होता था। लेकिन ये कब होगा, जब धातु इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कौन है, यहाँ है अधातु, यहाँ अधातु है। और अधातु का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। ये ला जानता है, दा नहीं जानता है। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो दा नहीं जानते हैं, सिर्फ ला जानते हैं। ला मतलब लेना जानते हैं, ले लेंगे देंगे नहीं। धातु का नेचर है देना और अधातु का नेचर है इलेक्ट्रॉन लेना। ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं देगा, बिल्कुल देने से ही नहीं रहा। ये कह रहा हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, हमको और इलेक्ट्रॉन दे दो तो। समझ में आई बात। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस के रूप में बनेगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन गैस, और जब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से रिलीज नहीं करेगा तो जो OH है वो भी तो इससे क्रिया नहीं करेगा। OH इससे भी क्रिया नहीं करती, इसके लिए धनायन होना चाहिए, और ये धनायन बनने के लिए तैयार है नहीं, ऋणायन बनने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रॉन ले करके ऋणायन बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे करके धनायन नहीं बनेगा। अगर ये धनायन बन जाए तो ये इसके साथ क्रिया कर सकता है और इसका भी फायदा हो जाए, लेकिन ना तो ये इसका फायदा होने देगा ना इसका फायदा होने देगा, क्योंकि ये ऋणायन बन जाएगा ना। तो जब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो इससे ये कोई क्रिया करेगा ही नहीं। आई बात समझ में। अधातुओं की जल से कोई रिएक्शन नहीं होती है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखो सीधे सीधे अधातु और प्लस यहाँ लिखो जल, बोलो, और सीधे सीधे तीर बनाओ और लिखो कोई अभिक्रिया नहीं। अधातुएं जो होती हैं वो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं। बताओ समझ में आई बात। क्यों नहीं दिखाती, पूरी बात बताया मैंने, समझाया क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, अधातुएं नहीं देती। नंबर 3 की अम्लों से अभिक्रिया, अधातुओं की अम्लों से क्रिया, अधातुओं की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, धातुओं की अम्लों से क्रिया। देखो देखो सामान्यतः सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से कोई क्रिया, तनु अम्लों से कोई क्रिया
नहीं करती। वही हाल ऊपर वाला, इलेक्ट्रॉन नहीं देने का कारण, क्योंकि अम्ल में भी तो होते हैं हाइड्रोजन, उसको भी तो चाहिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बनने के लिए, है, क्योंकि वो H+ देता है ना, जैसे HCl है, तो यहाँ से जब इसको पानी में डालोगे, इससे क्रिया कराओगे, तो ये H+ निकालेगा, इसको भी तो हाइड्रोजन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो देगा अधातु, और अधातु देता नहीं, तो क्रिया यहाँ नहीं, हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं कर पाता है। धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती अम्ल से, समझ में आई बात। तो सामान्यतः धातुएं तल अम्ल से कोई क्रिया नहीं दिखाती, नहीं दिखाती, नहीं दिखाती, क्योंकि तनु अम्लों तथा जल हाइड्रोजन को विस्थापित विस्थापित नहीं कर पाते, विस्थापित नहीं कर पाते, कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते तनु अम्ल से और जल से, इसलिए ये क्रिया ही नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे ऊपर वाली बात है वही बात यहाँ भी है आम्ल वाले के साथ। ठीक है, तनु अम्ल में भी तो पानी होगा, बोलो, उसमें भी यही सेम चीज रहेगी। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, धातुओं की क्लोरीन से क्रिया, देखो क्लोरीन से क्रिया करके ऐसे लिख लो, अधातुएं, अधातुएं या खाली अधातु लिख दो, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अधातु क्लोराइड, अधातु क्लोराइड, अधातु क्लोराइड बनाते हैं। ठीक, अधातुएं जो होती है क्लोरीन से करके अधातु क्लोराइड बनाते हैं। प्रकट कैसे होते हैं, सहसंयोजक, सहसंयोजक मतलब इनमें आपस में सहसंयोजक बंध बनता है। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है, वही साझे वाला बंध पढ़ा होगा शायद कक्षा 9 में, जब दो परमाणु आपस में जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साझा करते हैं, साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे सहसंयोजक। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे फास्फोरस, ये है फास्फोरस C4, इसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, तो बनेगा फास्फोरस, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोरीन, तो क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस होती है, फास्फोरस, फास्फोरस है, ये क्लोरीन है, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस है अधातु, और ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है। ठीक, ये सॉलिड फॉर्म है। चलो हटाओ इसको, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ठीक है, चेक कर लो जरा बैलेंस है क्या, यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे इसको भी 4 से कर दो, तो 4 से यहाँ 12, 6 दूनी 12, आया समझ में, क्लोरीन भी 12, फास्फोरस भी 4, हो गया बैलेंस। तो अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया भी कंप्लीट हो गई। अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अधातु हाइड्राइड, अधातु, अधातु प्लस हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अधातुएं जो होती हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाती हैं, तो हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, ऐसे याद कर लिया करो, अधातु हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके। ठीक,
देखो जैसे एग्जाम्पल धातु है, ध्यान रखना नाइट्रोजन गैस है और इसकी क्रिया अगर हम हाइड्रो गैस है तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया होगी तो बनेगा NH3 अमोनिया। ये भी तो गैस है, बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 है, यहाँ 3 दूनी 6 तो इसको 3 से कर दो तो ये अमोनिया बनेगी। इसका नाम है नाइट्रोजन हाइड्राइड, इसको अमोनिया कहेंगे। अमोनिया गैस है ये, अमोनिया या नाइट्रोजन हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक, नाइट्रोजन हाइड्राइड अमोनिया। तो अगर हम कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते तो क्या बनेगा, ये कार्बन है, कार्बन तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा, गैस के फॉर्म में, तो बनेगी मेथेन गैस। क्या बनेगी, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है, मेथेन गैस, ये मेथेन, कार्बन हाइड्राइड मेथेन इसको कहते हैं, ठीक है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगी, कार्बन 1 है, ठीक। तो 2 एग्जांपल मैंने यहाँ बताए। सल्फर की क्रिया अगर हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा, बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। देखो किस तरीके से हाइड्राइड बन रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन की क्रिया हो रही अधातुओं से, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन तो गैस होती है ना, और हाइड्रोजन से क्रिया करा दो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये वैसे इसको पानी में घोल दोगे HCl का, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको कहते हैं, लेकिन गैस के रूप में अगर ये है तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे। आया समझ में, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, याद रहेगा। हाँ, और इसको अगर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, है ना। अच्छा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 2 2 2 2 यहाँ से गुणा कर दो। अच्छा अगर हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन भी तो एक अधातु है ना, ऑक्सीजन अधातु है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की क्रिया अगर हम करा दें हाइड्रोजन से H2 से तो क्या बनेगा, कोई बताएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया होती तो क्या बनता है, जल बनता है, नहीं बनता, नहीं बनता, बताओ। लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जल बनता है। बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसको 2 से कर दो, 2 दूनी 4, इसको 2 से कर दो, ठीक। इसको सबका नाम मालूम है इसका, देखो बोलो सबका नाम मालूम, ये है वाटर, इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको एक्वा भी कहते हैं, हाइड्रेट भी कहते हैं, हाइड्रेट। और ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन। तो ये सब देखो अधातु में हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बना रही है। सारी चीजें समझ में आ रही। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड, जल कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। सबकी प्रकृति अम्लीय जैसी है ना। बाकी ये उभयधर्मी, उभयधर्मी मैंने बता चुका है, मैंने पहले बता दिया है। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय गुण दिखाते हैं ज्यादातर, है ना। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय गुण दिखाते हैं। वहां भी एक उभयधर्मी मिला था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, याद है। यहाँ भी एक उभयधर्मी मिल गया वाटर, जो दोनों प्रकार के गुण दिखाते हैं, अम्लीय क्षारीय दोनों।